हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम कुछ दिनों बाद फिर से क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि यूजीसी नेट 2020 के पेपर में आ रखा है इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सीइंग हियर, इट इज आस्किंग अबाउट a university teacher proposes a research project on why parents are apathetic to university programs. Which of the following revision methods will be most appropriate for the project? This is the question. So इस क्वेश्चन में आपको बाई ऑप्शन भी चलना है और बाई आपको सेंटेंस भी पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शंस में जितने भी हमारे दे रखे हैं रिसर्च मेथड्स, ठीक है, थोड़ा उनके बारे में जरूर जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की। So in experimental method what happens? These methodology of research were scientific। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक होता है। ठीक है, अप्रोच होता है विथ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएबल, दो सेट्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड होते हैं। द फर्स्ट वन एक्ट एज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज करें आप अगर आप बात करते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, y की वैल्यू उसी हिसाब से आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको साफ साफ समझना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या हो रहा है, आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो है वहां पे काम है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वन यू आर स्टडिंग दैट हिस्टोरिकल मेथड्स। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, जिसमें कि जैसे ये नाम से पता चल रहा है, रिलाइज ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेज बोथ प्राइमरली एंड सेकेंडरी इंक्लूडिंग द अनपब्लिश्ड मटेरियल। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर आते हैं हम पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन ये क्यों है, क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, देखिए क्वालिटेटिव है, ये भी याद रखना है, क्वांटिटेटिव नहीं है, दिस इज क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च in which a researcher not only observe the research participants but also actively engages in the activity of the research participants। ठीक है, एक्टिवली यहाँ पे एंगेज भी होता है, कौन, हमारा जो रिसर्चर होता है वो एक्टिवली एंगेज होता है। तो बात यहाँ आती है, तो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड्स में हमारा एक्टिवली यहाँ पे वो होता है, क्या, इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से अगर हम बात करें, सेंटेंस को दोबारा पढ़ें आप, तो इसने बोला है कि टीचर प्रपोज कर रहा है एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिसमें कि वो बोल रहा है कि पेरेंट्स जो हैं एपैथेटिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, मतलब पेरेंट्स खुश हैं या नहीं खुश हैं, इस तरीके के चीजों के बारे में बोला गया है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से लेके रिलेटेड। तो इस पे रिसर्च करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट्स जैसे कि रिसर्चर होंगे उनको इंक्लूड करना होगा, पेरेंट्स, और उनसे पूछना होगा कि क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, तो एंगेजेस होना जरूरी है इस एक्टिविटी में, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। ठीक है, आप बाकी सब मैच कर लो ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो ये बाकी सब आंसर्स नहीं होंगे। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो की मेथड की बात करें तो आफ्टर द फैक्ट वाला रिसर्च है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले से कोई फैक्ट था नहीं, ये तो टीचर ने प्रपोज किया है, तो यहाँ पे किसी एंगल से ये होगा ही नहीं। ठीक है, इन विच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट दैट ऑकर्ड विथ इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होता। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा क्यों इसका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड्स होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी जरूर पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ए ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, कॉग्निटिव इंटरचेंज, ठीक है, तो नॉलेज में चेंज आएगा। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब नॉलेज में, ठीक है, नॉलेजेबल हो जाओगे। ठीक है, नॉलेज में इंटरचेंज होगा रिक्वायरिंग द एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले तीन वाले की, पहले तीन जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आंसर पे चलते हैं। ठीक है,
तो पहले तीन की अगर हम बात करें तो पहले तीन में जैसे कि वो बोल रहा है, पहला वाला है मेमोरी, दूसरा वाला है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा वाला है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, चाइल्डहुड का इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, तो इस समय में तो उतना ज्ञान नहीं होता है। हैबिट ऑफ रॉट मेमोरी, मतलब याद करके बस फैक्ट्स को उसी से काम चलाते थे। स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रोसेस, ठीक है, जो भी दिखता है उसे बस रिएक्ट कर दो। ठीक है, इवैल्यूएशन मेथड जो होते थे यहाँ पे ओरल टाइप होते थे, ऐसे टाइप होते थे। ठीक है, और ये टीचर सेंटर होता है, मतलब टीचर जो बोलता था तो बच्चे वही करते थे। ठीक है, तो ये था यहाँ का काम। नेक्स्ट मेथड में क्या था, मेमोरी प्लस इंसाइट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा है, मतलब ज्ञान आया है। ठीक है, फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा आया है। ठीक है, प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इवैल्यूएशंस कैन बी बोथ एशिया एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बट अगर आप चलते हो रिफ्लेक्टिव लेवल पे, तो हाई लेवल वेयर बोथ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग देयर। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच। देखिए, प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच आ गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जहाँ पे आता है, आप वहाँ पे सिंथेसिस और एनालिसिस जरूर करते हो। ठीक है, क्लासरूम इज ओपन फॉर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट कैन इवेलुएट एंड कंसेप्ट एंड एनालाइज द थिंग्स। ठीक है, ऐसे टाइप होता है। ठीक है, एटीट्यूड और बिहेवियर, बिलीव, इन्वॉल्वमेंट सब इसमें होता है, तो ये सब आप कंफर्म करो। ये पहली बात, तो इस सब चीजों को डिटेल में पढ़ो। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ऑफ टीचिंग है, तो उसमें काफी हद तक आपका नॉलेज बढ़ जाता है, जिस वजह से आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायर एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ दी व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई from the following list of competency of teaching those which are related to personality and attitude। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजिंग, आप मैनेजिंग का अर्थ आप जानते हो, मॉनिटरिंग का अर्थ आप जानते हो, लोकस ऑफ कंट्रोल भी जानते हो, प्लानिंग जानते हो, सेल्फ एफिशिएंसी क्या है, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके बारे में थोड़ा आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आप थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बात करते हैं कि जो टीचिंग में कुछ कॉम्पिटेंसीज होते हैं। ठीक है, जिसमें वो इंक्लूड करता है उनके कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, जैसे कि अगर एक टीचर क्रिटिकली थिंकिंग कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है उसके पास, नॉलेज एप्लीकेशन करने की ताकत है उसके पास, क्रिएटिविटी है उसके पास, इंटरपर्सनल स्किल्स है उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके पास, कोलाबोरेशन करने की ताकत है उसके पास, लीडरशिप क्वालिटीज है, ग्लोबल एंड क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस है उसके पास, इंटरपर्सनल स्किल्स है फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। ये सब आपके टीचर्स की क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये अच्छे टीचर्स की क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल्फ एफिशिएंसी की, तो सेल्फ एफिशिएंसी का अर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट bandura, who originally proposed that the concept a personal judgment of how well one can execute a course of action required to deal with a prospective situation। I mean कि आपको एक प्रॉब्लम दे दिया गया है, आप किस तरीके से अपना इंटेलेक्चुअल लेवल यूज करके उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो। ठीक है, तो वो पर्सनल जजमेंट है। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ ए पर्सनल जजमेंट। ठीक है, बट अगर हम बात करें लोकस की, तो लोकस बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दैट दे हैव अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनालिटी और एटीट्यूड दोनों यही चीज दर्शाता है। ठीक है, यही दोनों चीजों को दर्शाता है, क्योंकि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी शो आएगी, वहां पे बाहर निखर के आएगी। सेल्फ एफिशिएंसी होगा, मतलब अपना सोचने की काबिलियत में आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, तो वहां पे भी ये पर्सनल जजमेंट की ही बात आती है। तो पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड दोनों इसमें मैनेज आ रहा है। लेकिन प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, प्लानिंग मॉनिटरिंग भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, और मैनेजिंग भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये टीचर की पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स की बात किया है, तो ठीक है, पहला वाला पढ़ लेते हैं। उसमें बोल रहा है क्लियरली डिफाइन द वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्या कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो, हाइट यूज कर रहे हो, वेट यूज कर रहे हो अपने रिसर्च में, तो वो तो जानना जरूरी है। ठीक है, और प्रोसीजर भी, मेथोडोलॉजी भी सही से लिखना जरूरी है, साइंटिफिक मेथड से भाई मेथोडोलॉजी भाई बहुत सही से लिखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पेरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब इम्पेरिकली वेरीफाइबल मतलब पहले किसी ने रिसर्च किस पे अच्छे से कर रखा है और उसी रिलेशन को आप यूज करके रिसर्च करने वाले हो, तो इम्पेरिकली वेरीफाइबल। ठीक है, वेरीफाइबल इम्पेरिकली होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बना हुआ है। बात करते हैं लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन, ये तो होगा ही नहीं, सेल्फ करेक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कैसे पढ़ोगे। लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ द कंक्लूजन नहीं चाहिए। अगर आपका रिसर्च ऐसा है कि आप सबको समझा पा रहे हो, लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए आपको, बार बार अलग अलग कहीं दूसरे दूसरे लैंग्वेज में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए। एबिलिटी टू रूल आउट द राइवल हाइपोथेसिस, ऑब्वियसली। ठीक है, कि ये भी क्वालिटीज होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि पुराने हाइपोथेसिस में अगर चेंजेस चाहिए तो जरूर होना चाहिए भाई। पुराने हाइपोथेसिस गलत भी हो सकते हैं, नए हाइपोथेसिस आ भी सकते हैं। तो ए, बी एंड ई इज द आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने इसको सही किया है आई होप उसके अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो लिसनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच द फॉलोइंग है। तो बात करते हैं सबसे पहले पुअर लिसनर की। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड था दैट वाज फिडिजेट कंपल्सिव। इसका अर्थ क्या है पहले जान लो। इट मीन्स कि इट्स एसोसिएटेड विथ नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब अटेंशन पे नहीं कर रहा है लेकिन वो अटैच्ड है, इसलिए मैंने इस वर्ड को लाया क्योंकि इसी वर्ड पे सारा खेल है। ठीक है, आपके इसी वर्ड पे सारा खेल आप देख सकते हो। A1, A2, A3 एंड A4 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप पहला वाला ही सही लगाओगे तो सारा का सारा मैच द फॉलोइंग सही बैठेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुअर लिसनर की, ठीक है, तो पुअर लिसनर किसके साथ कनेक्टेड है। पुअर लिसनर अगर हम बात करें तो पुअर लिसनर कभी भी अटेंशन पे नहीं करता है, किसी भी जो टॉक है उसको अटेंशन पे नहीं करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी प्रीडिकेट कंपल्सिव। बाकी सब तो अपने आप लग जाएंगे। देखिए बी का वन। एग्रेसिव की बात करें तो एक दूसरे को गाली देंगे ही, एग्रेशन है। एग्रेशन और स्कोल्डिंग का क्या होता है, स्कोल्डिंग का अर्थ होता है चिल्लाना, गाली देना, डांटना। ठीक है, यही होता है। किसी भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्यों डांटता है, क्योंकि वो जब गलती करते हैं। तो एग्रेसिव लिसनर भी ऐसे ही होंगे, एक दूसरे को डांटते रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लिसनर्स की बात करें तो पॉजिटिव लिसनर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव लिसनर जो होते हैं इजीली एग्री विद द स्पीकर, क्योंकि ये अच्छे से क्या करते हैं, सुनते हैं पॉजिटिव लिसनर, तो ये इजीली स्पीकर्स की बातों को आराम से एग्री कर लेते हैं। ठीक है, जब सूडो इंटेलेक्चुअल की बात करें, ठीक है, ये लिसन टू आइडियाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। ठीक है, आइडियाज को सुन लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं कॉपी में, रोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टीचर ने किसी ने पढ़ाया तो आपने उसको कॉपी में नोट तो कर लिया। ठीक है, लिसन अच्छे से की हो इसलिए नोट तो अच्छे से बना लियो, लेकिन सोच नहीं रहे हो क्या चल रहा है उसके पीछे का कहानी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों में हम बोलते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमारे एक सेट के पेपर का आंसर मैंने दे रखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।